हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 से चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ के बारे में समझेंगे बेटा। इससे पहले इसी क्लास में हमने पिछली वीडियोस में मीन मीडियन मोड, डाटा को किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी थी। बट आज की वीडियोस में हम बार ग्राफ के बारे में सीखेंगे बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या है ये बार ग्राफ। देखिए आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर ये कुछ सब्जेक्ट और उनके मार्क्स दे रखे हैं बेटा। अब देखिए, जैसे किसी बच्चे के इंग्लिश में 10 में से 6 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 10 में से 8, साइंस में 9, एसएसटी में 7, हिंदी में 5। ठीक है, अब इस मार्क्स को किस तरीके से हम ग्राफ पर प्लॉट करें, ग्राफ पर एक बार ग्राफ के रूप में शो करें, ये सारी चीजें देखनी है। अब देखो, सबसे पहले तो ग्राफ होता क्या है। आप लोगों के पास ग्राफ की नोटबुक होती है, उसमें आप देखेंगे लाइनें ऑलरेडी बनी होती हैं। बट उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है बेटा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल वाई एक्सिस होती है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना आपकी, ये ऑब्जर्वेशन जो मार्क्स दे रखे होंगे वो ऑब्जर्वेशन होंगी, या कोई फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसको हमेशा वाई एक्सिस पे शो करो। ठीक है, और जो इस साइड आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं या बच्चों के नाम दे रखे हैं या फिर समथिंग जो भी इस साइड दे रखा है एक्स में, उसको आप इस एक्स एक्सिस पे शो करो। ठीक है, अब अभी इस लेवल तक तो इसी तरीके से सीखेंगे बेटा। बट जरूरी नहीं है कि हम इसको यहीं पर शो करें या यहीं पर शो करें, आप इस चीज को ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बट अभी 7th स्टैंडर्ड तक हम यही समझेंगे कि एक्स एक्सिस पर हम सब्जेक्ट, बच्चों के नाम, समथिंग जो भी है ए बी सी, वो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो मार्क्स, ऑब्जर्वेशन, वो वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप बड़े क्लासेस में जाएंगे इसके बारे में और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे शो करते हैं इसको। अब देखिए, इंग्लिश में आपके देखिए 6 मार्क्स, 10 में से कितने मार्क्स है। सबसे पहले यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2, जबकि ग्राफ कॉपी में आपके वो बने होंगे, कॉलम बने होंगे बेटा, ऑलरेडी बॉक्सेस बने होंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, 6 हो गया। ये देखिए 7 8 9, अब मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 9 तक है। चलिए एक 10 और बना लेते हैं, ये ऊपर 10 तक हो जाएगा बेटा। लिख लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं बेटा, 6 मार्क्स है। 6 का है आपका ये रहा, तो ये थोड़ा सा गैप देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स जो है ये बार ग्राफ को ही शो करता है बेटा। ये किसको शो करता है, बार ग्राफ को शो करता है। और ये किसके है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश आप ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं या फिर नीचे ऐसे शो कर सकते हैं कि ये इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 6 मार्क्स आए। ठीक है, और ये ग्राफ क्यों बनाते हैं बेटा, ताकि हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि इंग्लिश में किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में बच्चे के मार्क्स आए 6, फिर अगला मैथ्स में कितने आए, इतने, साइंस में कितने आए, इतने। ग्राफ को स्टडी करके हम इजीली उसे किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 8 कहाँ है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी में 8। अब देखिए हमेशा जो भी है ना, ये गैप सेम होना चाहिए। अब ग्राफ कॉपी पे तो लाइनें बनी होंगी तो उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, बट आप अगर नोटबुक, प्लेन नोटबुक में बनाओ तो गैप सेम रखना। ठीक है, अब देखिए कितना है, मैथ में 8 मार्क्स हैं, तो 8 ले लीजिए आप, ये आ गया 8 आपका, राइट। तो ऐसे आप एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैथ हो गया आपका।
जरूरी नहीं है आप लाइनें करो, इसमें लिख भी सकते हैं आप, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से साइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एसएसटी को रिप्रेजेंट करेंगे, हिंदी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप आई थिंक ये दो जो बॉक्स बनाए हैं, बार बनाए हैं, बार ग्राफ, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप रिप्रेजेंट कर लेना, आगे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो थी छोटी डिजिट्स बेटा, छोटे नंबर थे तो आपने देख लिया ऐसे। अब यहीं पर अगर आपके 100 में से मार्क्स आ गए, देखिए ये देखो, इसी को ही मैं बता देता हूं इसमें। मान लीजिए 100 में से आपके आगे 50 इंग्लिश में, 70 मैथ्स में, 80 साइंस में और एसएसटी में 60 आ गए, ठीक है। हिंदी में 70 आ गए, ये आ गए आपके मार्क्स। अब इसको कैसे शो करोगे, तो इसके लिए देखिए बेटा क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, ये मार्क्स रहने दो। अब यहां पर जो नंबर लेंगे 1 2 3 में नहीं लेंगे, अब हमें ये देखना है कि हम कितने कितने का गैप लें जो हम इजीली इक्वली यहां पर लिख सकें। अब इसके लिए हमें स्केलिंग करनी पड़ेगी। कैसे स्केलिंग करनी पड़ेगी बेटा, कि एक यूनिट को यहां पर लिखेंगे आप, एक यूनिट आप कितने सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं, मीन्स कितने मार्क्स ले रहे हैं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कितने मार्क्स ले रहे हैं एक यूनिट को। हमने यहाँ पर एक यूनिट को 10 मार्क्स के इक्वल रख लिया। किसके इक्वल रख लिया, 10 मार्क्स के, मतलब ये जो एक यूनिट है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग में 0, ये हो गया 10, ये एक यूनिट है 10 आ गया, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका 100, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, बट उसके लिए ये चीज बतानी जरूरी है बेटा, ये स्केलिंग है, ये बताओगे कि आप एक यूनिट कितना ले रहे हैं, 10 मार्क्स ले रहे हैं, 5 मार्क्स ले रहे हैं, 50 मार्क्स ले रहे हैं, समथिंग जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब आपने स्केलिंग ले ली, अब इसके अकॉर्डिंग इजीली आप बार ग्राफ बना सकते हो। देखिए दो बना के दिखा देता हूं मैं आपको। इंग्लिश में है 50 मार्क्स, 50 ये रहा, और फिर यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके मार्क्स हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए। मैथ्स में है 70, मैथ्स में कितने हैं 70, फिर से 70 में चले जाओ। सेम था, बट यहां पर आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स्केल किया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, ठीक है। ये हो गए आपके मैथ्स के मार्क्स। इसी तरीके से आप अगले साइंस के, एसएसटी के रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये था बेटा सिंपल बार ग्राफ। अब एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ को कैसे शो करेंगे वो भी देख लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए यहां पर एक और कॉलम बना लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप कह सकते हो फर्स्ट यूटी में आपके मार्क्स आए हैं और ये सेकंड यूटी में मार्क्स आए हैं, ठीक है। फर्स्ट यूटी में इंग्लिश में मार्क्स आए हैं, 10 में से आ गए आपके 5 फर्स्ट यूटी में आए एंड 6 सेकंड यूटी में आए, ठीक है। मैथ्स में आ गए आपके 8 एंड 6, ठीक है। साइंस में 7 9, एसएसटी में 5 7। ये तो बस मैंने डाटा लिया है, जो भी मार्क्स होंगे वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मार्क्स आए हैं, मान लीजिए फर्स्ट यूटी में इतने, सेकंड यूटी में इतने। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखिए ये जो दोनों मार्क्स हैं वो किसके हैं, इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश ये रहा, इंग्लिश में फर्स्ट यूटी में कितना मार्क्स है 5, और यहां पर ये 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 2 3 में दे रखा है, ठीक है। तो ये 0 नहीं लेंगे, ठीक है। कितने हैं 5 हैं, ये रहा 5 हो गया। फर्स्ट यूटी के हो गए, किसका ये फर्स्ट यूटी, ठीक है। और सेकंड क्या है 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स किसमें है, इंग्लिश में ही आए, सेकंड यूटी का है। लेकिन अब ये जो दोनों बॉक्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट एक है फर्स्ट यूटी और दूसरा है सेकंड यूटी। तो इसी को आप बोलते हैं बेटा डबल बार ग्राफ। अगर एक सिंगल हो तो सिंगल बार ग्राफ, नॉर्मल बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ, अगर दो हो तो डबल बार ग्राफ। ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स कैसे शो करोगे, 8 कहां है आपका, ये रहा बेटा 8,
ठीक है, ऐसे बॉक्स बना देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रखना ये जो दोनों बॉक्स हैं इनके बीच में गैप जो लो आप सेम लेना। वैसे तो ग्राफ नोटबुक पे बनाओगे आप, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ऐसे साइंस देखिए, अगला क्या 8 का बना लिया, 6 का है आपका, ये रहा 6, तो ऐसे बॉक्स बन जाएंगे। क्लियर, ये फर्स्ट यूटी और ये सेकेंड यूटी। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है थोड़ी ध्यान से समझिए बेटा। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता। अब ये प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करती है बेटा, बताती है। ठीक है, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक किसी चीज के होने की घटना को बताती है। प्रोबेबिलिटी हैपनिंग को शो करती है बेटा। अभी क्या है, कैसे देखिए, ये क्लियर। मान लीजिए एक कॉइन है आपके पास, क्या है? 1 रुपीज का कॉइन है। अब मैं बोलूं आपने एक कॉइन को एक बार टॉस किया है, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि एक कॉइन में क्या क्या आ सकता है। एक तो हेड होगा और एक टेल होगा, ये दो ही चीजें होंगी एक कॉइन में। तो ये तो होगी टोटल पॉसिबिलिटी। क्या होगी ये बेटा? ये होगी टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि हेड की पॉसिबिलिटी बताओ क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड। अब देखो, एक बार अगर एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड कितनी बार आएगा? अगर एक बार टॉस किया तो एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि दूसरी बार में तो टेल है दूसरी तरफ, तो हेड तो एक ही बार है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब ये चीज कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान रखना, हमेशा टोटल आउटकम नीचे आता है। टोटल आउटकम मतलब कितनी बार आ सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी बताओ, हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी है, तो टोटल आउटकम नीचे, और जिसकी पूछी है हमसे वो कितनी बार आ रहा है उस चीज को होने में। एक ही बार टॉस किया तो एक ही बार देखेंगे ना, एक ही बार में कितना हेड आएगा, एक बार में एक ही बार हेड आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखो ध्यान से देखना। देखो इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं अभी, पहले समझ लेते हैं। ये देखो, ये एक बॉक्स है या बैग मान सकते हो, ये कुछ बॉल्स हैं इसके अंदर, रेड, वाइट, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, रेड। ठीक है, इस बैग में ये बॉल्स रखी हुई हैं। अब एकदम से ही एट रैंडम इनमें से मैंने एक बॉल निकाली। अब जो बॉल निकाली है हमें बताना है कि वो रेड बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया किसी चीज की होने की घटना, मीन्स मैंने बॉल निकाली है। अब मुझे ये बताना है कि जो बॉल निकाली है वो रेड बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा। देखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, अब अभी बताया मैंने, पहले तो टोटल बॉल्स कितनी है वो लिख लो। टोटल बॉल्स कितनी है बेटा इसके अंदर, काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉल है 7। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है वो लिख लो। रेड बॉल 1 2 3, रेड बॉल है 3। अब हम यहां पर अपनी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। टोटल कितनी है 7। हमसे पूछा क्या है, रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं 3, तो 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मीन्स आप ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता और ना ही 1 से ग्रेटर हो सकता है। मीन्स देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। बेटा होने की घटना प्लस ना होने की घटना दोनों किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा और ना ही 0 से कम होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी हमेशा, ये देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी या 0 हो सकती है, 1 से छोटी या 1 हो सकती है। ये है बेटा, इस कंडीशन को ध्यान रखना। ये रही प्रोबेबिलिटी आपकी। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, 0 से बड़ी और या उसके इक्वल और 1 से छोटी या उसके इक्वल। ना तो 1 से बड़ी आएगी ना ही 0 से छोटी आएगी। आप कह सकते हो कि डेसिमल में आएगा अभी जो भी इसका आंसर होगा, या फ्रैक्शन में आएगा। और वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, बताइए। ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ भी आता है तो वो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है बेटा। ठीक है, अब इसमें पूछे आपसे ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप देखोगे ग्रीन बॉल है ही नहीं, तो जो चीज नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का पूरा केस है बेटा। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी चीज की होने की घटना, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का आंसर। टोटल आउटकम्स नीचे रखना है और जो भी हमसे पूछा हो वो हमें ऊपर रखना है, मीन्स न्यूमरेटर में रखना है। तो इस तरीके से पूरी प्रोबेबिलिटी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियोस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें बेटा, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो इसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं बेटा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।